नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बनारस में बवाल मचा हुआ है क्योंकि वहां कुछ छात्र इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो किसी मुस्लिम प्रोफेसर से संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं और इसको लेकर के सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। कौन लोग बवाल मचा रहे हैं? वही लोग, वो अवार्ड वापसी गैंग वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले तथा कथित ये लेफ्ट लिबरल कबाल के जो लोग हैं, ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कहानी जेएनयू की है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कहानी है, तो जरूर निराली होगी। और वो इसलिए क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से जेएनयू के अंदर में एक बाकायदा सिस्टम काम करता है जो किसी भी हिंदू कैंडिडेट को उर्दू, पर्शियन, अरबिक सेंटर में उसकी नियुक्ति करने से मना कर देता है। आपके सामने हम कुछ ऐसे साक्ष्य लेकर के आएंगे, वो सबूत दिखाएंगे जिसे देख करके एक तो पहली बात आपको यकीन नहीं होगा, और अगर यकीन हुआ तो आप यही कहेंगे कि जेएनयू में ये सब होता है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसके पास डिग्री थी, पीएचडी था, नेट था, सारे क्वालिफिकेशंस थे, लेकिन जेएनयू के पर्शियन डिपार्टमेंट ने उसे सिर्फ इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो एक हिंदू था। यह है डॉक्टर मुकेश कुमार सिन्हा। ये बिहार के भागलपुर से आते हैं। इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई जेएनयू से की है। जेएनयू के पर्शियन सेंटर से ही इन्होंने बीए किया, एमए किया और पीएचडी की। मजेदार बात यह है कि बीए और एमए में ये अपने क्लास में टॉपर थे। इन्होंने यूजीसी के एग्जाम को पास किया, इनके पास नेट का सर्टिफिकेट भी है, इनके पास वो तमाम क्वालिफिकेशंस हैं जिसके जरिए वो हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं। और तो और 2005 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों इन्हें महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान भी मिल चुका है। ये जेएनयू के पर्शियन सेंटर में 5 साल तक गेस्ट फैकल्टी रहे। इनके नाम कई पब्लिकेशंस हैं। इन्होंने ट्रांसलेशन का भी काम किया है, किताबें भी लिखी हैं और दुनिया भर में कई जगह जाकर के इन्होंने इंटरनेशनल सेमिनार में हिस्सा भी लिया है। ऑस्ट्रिया और इटली में भी जाकर इन्होंने पर्शियन भाषा को लेकर के सेमिनार में हिस्सेदारी की है। कहने का मतलब ये कि इनके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस मौजूद थी जब ये 2006 में पर्शियन सेंटर में लेक्चरर के लिए इन्होंने जब अप्लाई किया था, लेकिन इन्हें वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो वामपंथी पार्टियों से जिनका रास्ता रहा है। पर्शियन सेंटर ने तो डॉक्टर मुकेश कुमार सिन्हा को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन किस हीरे को उन्होंने चुना? 30 कैंडिडेट आए थे जिसमें से 29 के पास नेट सर्टिफिकेट था, वो यूजीसी का वो टेस्ट जिसके जरिए आप प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। सिर्फ एक ऐसा शख्स था, वो कोहिनूर हीरा, जिसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं था और पर्शियन सेंटर ने उसे ही नियुक्त किया। क्यों किया? क्योंकि ये आदमी जेएनयू से ही इसने पढ़ाई की। हसन साहब जो वहाँ के काफ़ी बड़े प्रोफेसर माने जाते हैं, चेयरपर्सन भी थे, हैं और शायद अभी भी हैं, उनके अंदर इन्होंने पीएचडी की। और पीएचडी भी कैसी, जिसको कह सकते हैं पाथ ब्रेकिंग, पूरी की पूरी नकल की हुई। हमारे पास वो सबूत है, वो दोनों उनके पीएचडी थीसिस का पूरी कॉपी हमारे पास है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, ये पॉलिटिकली एक्टिव व्यक्ति इश्तियाक अहमद, इन्होंने जिन्हें वहाँ पे अपॉइंट किया गया, ये जेएनयू के आगे चल के वाइस प्रेसिडेंट भी बने, ये टुकड़े टुकड़े गैंग में भी शामिल हैं, ये बाकायदा सीपीएम, सीपीआई, वामपंथी संगठन से भी जुड़े हुए हैं और इसलिए उनका अपॉइंटमेंट हो गया। और बाकी सारे लोग जिनके पास क्वालिफिकेशन था उसे ठोकर मार के जेएनयू के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमने इस पूरे मसले पे
डॉक्टर मुकेश कुमार सिन्हा से बातचीत की है। क्या हुआ, कैसे इस शख्स की पीएचडी पूरी की पूरी तरह से फर्जी है, ये उन्होंने पूरा खुलासा किया है। जरा सुनिए इसे। एसके इश्तियाक अहमद साहब जी, इनको आप जानते हैं? जानते हैं, ये हमारे यूनिवर्सिटी से थे। ओके। और हमारे साथ गेस्ट लेक्चरर के लिए भी इन्होंने भरा था, लेकिन इनका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सर्वप्रथम तो पीएचडी पर्शियन लैंग्वेज और लिटरेचर स्टूडेंट की पर्शियन में होनी चाहिए। इनको कुछ नहीं आता था, इसीलिए इन्होंने इंग्लिश में लिखा और इंग्लिश में लिखा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारा का सारा अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है। जी 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 जी, सारा का सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और ये कॉपी है, ये 12 टेक्स्ट है जिनका हमने दिया है। ये 12 किताब है जिनसे पूरा कॉपी किया गया है। ये मतलब? है उनका रिसर्च। ये देखा जाए कि ये 12 आर्टिकल है, 12 किताब है, जहाँ से उन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने कॉपी कर दिया है। अगर इसको देखा जाए तो कि कितना पार्ट कॉपी होगा? ये 99% जो है ये कॉपी है, 90% से ऊपर कॉपीड है। कुछ एग्जाम्पल्स? इंक्लूडिंग कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन जो है उसका अपना नहीं है। आपने लिख रखा है इसमें, जैसे पेज नंबर 87। जी, पेज नंबर 87 में लिखा हुआ है। जी, तो ये जरा देखते हैं पेज नंबर 87 में जी, वाकई इन्होंने चोरी की है या नहीं की है। जी, ये हमारा पेज नंबर 87 है। जी। ओ माय गॉड, ये तो पूरा का पूरा उतारा हुआ है। पूरा का पूरा ये उतारा इस तरह से हुआ। और भी जी, केसेस हैं। इस तरह से पूरे पेजेस हैं, आप देखेंगे हर एक पेज से कॉपी किया हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया रिसर्च है इसका मतलब। जी। इसके गाइड कौन है? गाइड हैं प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन। हसन साहब तो, इनको तो बहुत अवार्ड भी मिला हुआ है। जी। तो ये अवार्ड किस लिए मिला हुआ है? कि प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है। प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हुआ है। जी, जी। और ये पूरा का पूरा, अच्छा ये बताइए, कहीं इन्होंने इस जो 6 किताबें आप बता रहे हैं कि उससे पूरी नकल की गई है, क्या इसका उल्लेख इसके अंदर है? नहीं, उसमें जो फुटनोट्स है, फुटनोट्स तक कॉपी किया है, लेकिन इस राइटर का उल्लेख नहीं है। ये पूरा का पूरा मसला है। जी। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने इसके बारे में यूनिवर्सिटी को बताया तब क्या हुआ? यूनिवर्सिटी को तो हमने उस समय 2006 में सभी चीज़ों का उल्लेख किया था कि किस तरह जो है इनको जो भी एक्सपर्ट आए थे उन्होंने इनको ब्रीफ कर दिया रात में। ये कहाँ तक दे स्टूप्ड सो लो, आई कैन नॉट थिंक दैट टाइम कि ये भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि इतने गिर सकते हैं किसी का अपॉइंटमेंट कराने के लिए। मतलब जो लोग इंटरव्यू के लिए आए थे वो पहले मिले और सारा सारा चीज पहले मिल करके सारा उनको पढ़ा दिया कि क्या पूछा जाएगा। ये तो जेएनयू का स्तर है, इंटरव्यू है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनको एक कैंडिडेट नहीं चाहिए था। एक कैंडिडेट जो नॉन मुस्लिम है उनको नहीं चाहिए। तो आपको ये लगता है कि आप हिंदू होने की वजह से आपको जो है पर्शियन लैंग्वेज सेंटर में जो है नौकरी नहीं मिली? मैंने तो कभी हिंदू मुस्लिम सोचा नहीं। हाँ। मैं तो भागलपुर में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करके आया हूँ, माउंट एसएससी स्कूल से, जो बहुत रेप्यूटेड है। जेएनयू में भी रहा तो ऐसे ख्यालात कभी नहीं थे कि मैं हिंदू हूँ, क्यों फारसी पढ़ूँगा। लेकिन जो विचार इन लोगों का देखने को मिलता है, इससे तो ऑब्वियस है, जाहिर होता है कि ये लोग इसी तरह का सोच रखते हैं। तो ये दिन के उजाले की तरह साफ हो गया है कि इनकी जो पूरी पीएचडी है वो फर्जी है, नकल की हुई है। मसला सिर्फ वहीं तक खत्म नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जेएनयू के अंदर में किस तरह से एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, एक माफिया ऑपरेट करता है जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहता है। इसके ऊपर शिकायत हुई, 3 लोगों की कमेटी बनी और इसके पीएचडी के ऊपर पूरी तरह से तहकीकात किया गया और इस कमेटी ने बताया कि ये पूरी नकल की हुई पीएचडी है। और ये मसला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जा पहुंचा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वहां सिर्फ वही वामपंथी बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा जाने दो, बच्चा है, छोड़ दो,
फिर से ये गलती मत करना। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि इसकी पीएचडी को रिजेक्ट करना चाहिए था, उसको कैंसिल करना चाहिए था, और अगर पीएचडी रिजेक्ट होती है तो इनके अपॉइंटमेंट के ऊपर भी जो है वो सवाल उठाना था। लेकिन इसी ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया, सिर्फ एक वार्निंग के साथ। अब खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, फिर से एक और कमेटी बनी और उसने कहा, वो कमेटी कैसी बनी? वो सारे अपने लोगों को बुला करके, वो लेफ्ट लिबरल तथा कथित वामपंथी प्रोफेसरों और एक्सपर्ट्स को बुला करके इन लोगों ने फिर से उसकी जांच पड़ताल की और यह कह दिया कि कोई नकल नहीं है। कैसे कहा? नहीं कहा, इसकी जांच हो रही है। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। और मैं अगर मुझसे पूछिए तो मैं तो यही कहूंगा कि इसकी पीएचडी तो कैंसिल होनी चाहिए, और जिन लोगों ने इस पीएचडी के ऊपर क्लीन चिट दिया है उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक्शन लेने के बजाय जेएनयू ने क्या किया इसके साथ? इसको प्रोफेसर बना दिया। अब आप समझिए, जो व्यक्ति जिसका अपॉइंटमेंट ही सवालों के घेरे में था, अब वो 2017 में इसे प्रोफेसर बना दिया गया। तो ये सवाल उठाना लाजमी है, और वो हिंदू कैंडिडेट उसे वो एकेडमी छोड़ करके उसे अब दर दर की ठोकरें खा रहे मुकेश कुमार जी। और अब मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल एक और मसला सामने आया है। फिर से पर्सन सेंटर में लेक्चरशिप के लिए नोटिफिकेशन दिया जाता है। मुकेश कुमार सिन्हा फिर से हाजिर होते हैं लेक्चरशिप के लिए, और इस बार फिर इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इनकी जगह किसको रखा जाता है? एक ऐसे शख्स को जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ऐसे शख्स को जो एक टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है वो सदस्य रहा है, और इसकी पीएचडी की कहानी इश्तियाक अहमद की पीएचडी से और भी ज्यादा निराली है। इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर सहला रशीद को, और इसके पीछे जो शख्स खड़ा है उसका नाम है जैगब अब्बास। ये कश्मीरी है। टुकड़े टुकड़े गैंग का जब मसला सामने आया था जेएनयू का, तो ये काफी उसमें एक्टिव थे, भाषण वगैरह दिया करते थे, राजनीति में इनकी काफी रुचि है। इनकी तस्वीरें आप कांग्रेस लीडर्स के साथ देख सकते हैं। 2007 में ये एनएसवाई यानी कांग्रेस के टिकट पे ये काउंसलर के चुनाव में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, बाकायदा कैंडिडेट बने थे। और इन्होंने जेएनयू में 2014 में पीएचडी सबमिट की थी। एक से बढ़कर एक इश्तियाक अहमद की कहानी हमने आपको सुनाया। जैगब अब्बास की कहानी भी कोई उससे कम नहीं है, ये 2-3 कदम उससे आगे है। अब आप देखिए, पिछली बार तो 30 कैंडिडेट आए थे, इस बार 43 कैंडिडेट आए, जिसमें 42 के पास यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट था। सिर्फ ये कोहिनूर का जो हीरा था उसके पास नहीं था, और पर्सन सेंटर ने उसे अपॉइंट कर लिया है। अभी लेटर नहीं मिला है, लेकिन उसको क्वालिफाई कर दिया गया है। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि इसकी पीएचडी भी अपने आप में अनोखी है। समस्या यह है कि जो पीएचडी लिखने से पहले एक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास एक पब्लिश्ड आर्टिकल होना चाहिए। पब्लिश्ड आर्टिकल कहां से होना चाहिए? तो उस तरह के जर्नल जिसको यूजीसी बाकायदा रिकॉग्नाइज करती है। तो इन्होंने न कभी पीएचडी जमा करने से पहले इनके पास कोई भी पब्लिश्ड आर्टिकल नहीं था। 2014 में इन्होंने पीएचडी जमा की, और 2015 में इनका एक उसको वो क्योंकि क्राइटेरिया पूरा करना था, तो इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया। कहां से? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से एक जर्नल निकलता है जिसका नाम है दानिश। उन्होंने इसके आर्टिकल को छापा। मजेदार बात क्या है कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल विकिपीडिया से उठाया हुआ है, और ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा। सवाल ये उठता है, जिस बात को हम बताना चाह रहे हैं, कि जेएनयू और ये जो एकेडमिक्स का ये जो पूरा माफिया, ये जो पूरा रैकेट काम कर रहा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, क्यों उस पर सवाल नहीं उठाए जाते हैं।
ये जो गोरख धंधा चल रहा है एकेडमिक्स के नाम पे, अपॉइंटमेंट के नाम पे, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? हमने मुकेश कुमार सिन्हा साहब से इस पीएचडी के बारे में भी बात की। उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो दिमाग को हिला देने वाले हैं। आपने अभी हाल में भी अप्लाई किया था? जी जी। इस बार क्या हुआ? 2019 में फिर ये पद 13 साल के बाद आई, तो मैंने फिर अपने अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया। अच्छा, फिर से आप आए यहाँ पे? फिर से अप्लाई। फिर क्या हुआ इस बार? इस बार भी वही रिपीट हुआ। इस बार 43 कैंडिडेट को बुलाया गया, ठीक है, जिसमें से 42 के पास डेट जेआरएफ थे। अच्छा। लेकिन उस 42 को नहीं लेकर के एक 43वां कैंडिडेट को लिया गया जो जिसके पास नेट भी नहीं है। कमाल की यूनिवर्सिटी है ये तो। और जिसको सलाहियत भी नहीं है लिखने की, पढ़ने की, वो आप खुद देख सकते हैं। ये बताइए उनकी पीएचडी जरा से मुझे दिखाइए। जी, ये रही उनकी ये PhD। इनका नाम जैगम अब्बास साहब है। जी जी जी। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें जो लेक्चरशिप वहां पे दी गई है जी। उसका आधार क्या है? क्या उनके पास नेट नहीं है तो उनके पास पीएचडी होनी चाहिए? और पीएचडी जमा करने के क्राइटेरियाज होते हैं, क्या वो फुलफिल करते हैं? इनकी पीएचडी 2014 में सबमिट हुई। राइट। पीएचडी के लिए मैंडेटरी होता है कि आपका एक आर्टिकल रिसर्च जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। इनका जो है जमा करने से वक्त आर्टिकल जमा नहीं था। ये आर्टिकल इन्होंने पीएचडी सबमिट किया 2014 में, आर्टिकल आता है 2015 में। मतलब ये उल्टा चले। जी, ये पैन इस्लामिज्म के ऊपर आर्टिकल है और इसका शुरू से लेकर के आखिरी वर्ड तक ये इंटरनेट से कॉपीड है। ये जहां से कॉपी किया है सारा मैं आपको सोर्स दे रहा हूँ। वैसे तारीफ करना चाहिए ये कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर की भी, कि वहाँ भी बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं कि जो सीधे सीधे जो है इंटरनेट के आर्टिकल को उठा करके रिसर्च जर्नल में छाप देते हैं। जी, मुबारक हो जी। अब ये बताइए कि अब इस आर्टिकल के आधार पे ये तो फर्जीवाड़ा है। ये तो पीएचडी ही नहीं है तो फिर जेएनयू के लायक कहाँ है? ये तो कहीं अच्छा, के लायक नहीं अब है। तो ये पिछले 3 सालों से अब पढ़ा उसके रहा है। बावजूद उन्होंने अपना एक पीएचडी जमा किया। जी, दिखाइए जरा पीएचडी इनकी। ये देखिए इनकी पीएचडी देखिए। दिखने में तो काफी 267 पेज की पीएचडी है ये जी। लेकिन एक चीज बताइए, ये इसमें फुटनोट क्यों नहीं है? ये तो आपको गाइड बताएंगे कि बिना फुटनोट्स के पीएचडी कैसे कराया है, कहाँ से लिया। इसमें तो कुछ रिसर्च है ही नहीं। ये तो नोवेल के तरह लग रहा है कि नोवेल। और इसके गाइड कौन है? इसके गाइड भी प्रोफेसर एस.ए. हसन है। अच्छा, ये वही है जो पहले इश्तियाक अहमद के गाइड। इश्तियाक अहमद के गाइड थे। जी। ये बड़ा अजीब है, ये इस तरह के प्रोफेसर्स जेएनयू में। ओ माय गॉड, ये तो बकायदा चेयरपर्सन भी है। बकायदा चेयरपर्सन भी है, बकायदा सुपरवाइजर भी है। इसीलिए शायद इन्होंने बिना आर्टिकल के इनको जमा करने दिया और पीएचडी। जी। जब मैं जेएनयू में था तो मुझे पता था कि हसन साहब एक वामपंथी एक्टिविस्ट भी हैं। जी, लेफ्ट के AISF कैडर रहे हैं। कैडर कहते हैं। हाँ, जी, लेकिन बहुत अपॉर्चुनिस्ट हैं। अभी तो आप सब राइट के तो ये पूरा का पूरा जो है। अच्छा, ये बताइए, ये जो भी उतारा गया है जी, ये पूरा का पूरा एक जगह से कहीं से उठा लिया ये गया है? पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये रंगा हुआ है किताब। इसमें जो है ना 266 पेज में से 260 पेज से ऊपर जो है ये सारे मटेरियल से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है, इंक्लूडिंग फॉन्ट। मतलब आप देखेंगे कि जिस तरह से आ रहा है उसका खुद का लिखा हुआ। खुद का तो एक भी पेजेस नहीं है। ओ माय गॉड। जो जिस फॉन्ट में उसने स्टार्ट किया है, अजीब बीच में PhD फॉन्ट चेंज हो जाता है, उससे आपको पता चलेगा सारा चीजें। ठीक है, बीच में से उसके बाद फॉन्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉन्ट अलग है, अलग अलग फॉन्ट है। जी। अब ये बताइए कि बिना फुटनोट, बिना किसी रिसर्च के और पूरी की पूरी नकल की हुई पीएचडी, जी, इस आधार पे जैगम साहब को जी नौकरी मिल गई। नौकरी- जेएनयू के प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन पढ़ा गए। रहे थे 3 वर्षों से, ये गेस्ट लेक्चरर के रूप में ये भी पढ़ा रहे थे। जी जी।
तो कैसे पढ़ाने दिया गया ये इन लोगों से पूछा जाए। अब इसके ऊपर कोई जांच, कोई कार्रवाई? ये तो मैंने मसला उठाया है, अभी जेएनयू में मसला उठाया है। अब देखते हैं जेएनयू क्या जांच करती है, क्योंकि हम लोग अगर कुछ कहते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं दूसरे कम्युनिटी से हूँ, सारे लोग उसी के हैं, वही लोग हैं, तो सुनवाई कम चांसेस है। जो लोग बनारस की घटना को लेकर के छाती पीट रहे हैं, वो मीडिया हाउसेस, वो अखबार, वो टेलीविजन चैनल्स, उनको जेएनयू के बारे में भी बातचीत करना चाहिए। बनारस में तो अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन जेएनयू में हमने ये साबित किया किस तरीके से मुकेश कुमार सिन्हा को सिर्फ इस बात के लिए पर्सन सेंटर में अपॉइंट नहीं किया गया क्योंकि वो एक हिंदू थे। लेकिन बीमारी सिर्फ यही नहीं है, जेएनयू के अंदर में एक माफिया ऑपरेट कर रहा है। सरकार और प्रशासन को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये फर्जी पीएचडी को हरी झंडी दी। वो कौन लोग थे जिन लोगों ने इस फर्जी पीएचडी की रिव्यू की और इसे हरी झंडी दी। साथ ही साथ वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का वो दानिश नाम का जर्नल, जिसे यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्या वो फर्जीवाड़ा करने में लिप्त है? क्या वो इस तरह के विकिपीडिया से उठाए हुए, चोरी किए हुए आर्टिकल्स को छापता है? सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत समझने के लिए नहीं है, इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट्स के नाम पे, एकेडमिक्स के नाम पे जेएनयू में डकैती हो रही है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, एक गोरख धंधा चल रहा है। और देखना यह है कि इस खबर के आने के बाद ये किस तरीके से इस पे प्रशासन कार्रवाई करती है, किस तरीके से सरकार जगती है। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो यकीन मानिए, हिंदू तो हिंदू, जेएनयू में ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसे कई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जहां पर्शियन, अरबिक और उर्दू सेंटर्स में जो डिजर्विंग मुस्लिम कैंडिडेट्स भी हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। ये जो नेपोटिज्म जो चल रहा है, आइडियोलॉजिकल नेपोटिज्म जो चल रहा है, नक्सलियों का जो अपॉइंटमेंट्स हो रहा है, वो जो वामपंथियों का जो अपॉइंटमेंट्स किया जा रहा है, इस पे लगाम लगाने की जरूरत है, इन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। और जो लोग मीडिया में आकर के ये छाती पीटते हैं कि जेएनयू तो एकेडमिक्स का जो एक्सीलेंस का सेंटर है, उन्हें इस स्टोरी को देखना चाहिए और अपने विचारों के ऊपर जो है थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक फौरन पहुंचे। धन्यवाद।